आपके जीवन का सबसे यादगार लम्हा कौन सा रहा है? केदारनाथ का ज़रूर बताना चाहूँगा। वो यादगार रहा है, मतलब सपना लगता है केदारनाथ, बार बार मन करता है जाएं। कैसे रिलैक्स करते हैं देखिए अपने मैम, आप को? हम खुद ही देवभूमि उत्तराखंड से हैं, जहाँ बाबा केदारनाथ विराजते हैं, पंच केदार वहाँ पर हैं, हमारे जागेश्वर धाम वहाँ पर है। जब भी कुछ लिखना होता है, चलो पहाड़, मुझको अपना बना ले, चरणों में तू जगा दे, मोक्ष दे या सजा दे मेरे भोले, मुझको नंदी बना ले। लिखता भी खुद ही हूँ, कंपोज भी खुद ही करता हूँ और गाता भी खुद ही हूँ और एक्ट भी उसी में करता हूँ। सुनिए, मंदिर में इस तरह के वस्त्र पहनकर ये सब करना गलत। तो हम धूम धड़ाका वाला गाने निकालते हैं कांवड़ियों के। मुझे जॉनी डेप बहुत पसंद है और जॉनी डेप को तो मैं जानता था, लेकिन मैं बस वो पायरेट्स जैक स्पैरो को जानता था। तो मैंने कम से कम 4-5 साल जैक स्पैरो बन के शो किए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। हर रोज़ की तरह एक नया पॉडकास्ट आप सभी के सामने हम लेकर आए। आज के पॉडकास्ट में एक खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो नैनीताल उत्तराखंड से आए हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में जाकर एक बड़ा नाम कमाया और उत्तराखंड हो या कहीं भी देश के किसी कोने में आज हर बच्चा उन्हें जानता है। कंप्यूटर इंजीनियर वो रहे, टीचर वो रहे और उसके बाद आज एक बहुत बड़े वो सिंगर हैं। मैं बात कर रहा हूँ शेखर जायसवाल के, जो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। जय शिव शंभू, हर हर कैसे हैं महादेव। आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत शानदार लग रहा है जब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक तो सोशल मीडिया पर ही आपको देखने को मिलता था। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज आप लोगों के प्यार से साधना में आने का मौका मिला है। शुक्रिया शुक्रिया, इतना प्यार आप हमें देंगे। पॉडकास्ट की शुरुआत में आपसे छोटी सी चर्चा चल रही थी ऑफ कैमरा। आप बता रहे थे, जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया, कि कंप्यूटर इंजीनियर एक लड़का जो उत्तराखंड नैनीताल में था, उसके बाद एक कंप्यूटर इंजीनियर की लाइफ रही, चुलबुला मिजाज, उसके बाद एक सिंगर। ये जर्नी जो आपकी रही, मैं जानना चाहूँगा लोगों से कि आप बताएं उनको। देखिए, मैं हमारे उत्तराखंड में छोटा सा एक शहर है, छोटा शहर के कस्बा कहेंगे हम उसे, उसका नाम है लालकुआ, जो हल्द्वानी नैनीताल के अंडर आता है। वहीं मैंने जन्म लिया और मैंने जो अपनी स्कूल की जो शिक्षा है यहीं पे ली मैंने। और बचपन से ही शौक था डांस का, एक्टिंग का, सिंगिंग का। तो वो जो कीड़ा था ना, वो बचपन से ही था। तो ये नहीं पता था कि भविष्य में वो एक करियर बन जाएगा, लेकिन सब महादेव की कृपा है। अब वही सफ़र आज भी जारी है और देखो कहाँ तक लेके जाते हैं वो। बहुत आगे तक लेकर जाएगा, क्योंकि मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे एक टैगलाइन देखी थी, शिव ही गुरु, शिव ही गुरु। शिव ही गुरु। ये टैगलाइन मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि मैंने खुद से सब कुछ सीखा है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एक्टिंग हो। स्कूल टाइम पे मैं करता था। अच्छा, डांस भी करते थे? जी बिल्कुल, मैंने 15 साल डांस सीखा है अपने शहर में। शेखर जायसवाल डांस क्लास के नाम से मैं बच्चों को डांस सिखाता था। जिसके पास पैसा है, हाँ, जिसके पास पैसा है सीखो, जिसके पास नहीं है ऐसे ही, लेकिन सीखो। मुझे टीचर बनने का बड़ा शौक था शुरू से, और फिर उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, ट्यूशन क्लास देना शुरू करी, टैली पढ़ाया। अच्छा जी, मेरे को टैली का भी बड़ा शौक था, मैं टैली बच्चों को पढ़ाई। और डांस, एक्टिंग, इन सब चीज़ों का तो बचपन में शौक था कि रामलीलाओं में जोकर बनना और छोटी छोटी मिमिक्रियाँ करना, लोगों की आवाज़ें निकालना। तो जैसे राजू श्रीवास्तव था, मुझे बहुत पसंद थे वो, अभी वो हाल में एक्सपायर हुए। तो मुझे उनकी तरह बनने का शौक था। तो कोई उनकी एक मिमिक्री जो वो ऐसा कुछ करते थे, जैसे कि कभी होता था एक्टरों के बाद, जैसे कि नाना पाटेकर था, अच्छा है, अरे कहाँ जाके बैठा है, मेरी आंखों में सच्चाई देख, अच्छा है, इस तरह से। बहुत शानदार, सच में बहुत इंटरेस्टिंग है ये। बिल्कुल अंशिका, आज का पॉडकास्ट बहुत खास रहने वाला है। तुम कुछ कह रही थी ऑफ कैमरा। बिल्कुल शेखर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी जो हेयर स्टाइल है बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट लगती है और देखकर पता चलता है कि मेंटेन करने में भी बड़ी मुश्किल होती है। बहुत ज़्यादा। सबसे पहले थॉट बताइए, थॉट कैसे आया कि ऐसी हेयर स्टाइल रखनी है और मेंटेन कैसे करते हैं, क्योंकि हम इन्हें मेंटेन नहीं कर पाते। देखिए, इसका जब मैं इस लाइन में आया लॉकडाउन के बाद, पहले तो हमारा बिजनेस था, कंप्यूटर का ही बिजनेस था, सेल सर्विस का मैं काम करता था और बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था। लेकिन जब लॉकडाउन के बाद जब सब बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, पूरी दुनिया ही बंद थी, तो हम लोग सोशल मीडिया पे आना शुरू हुए कि गाने बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, लोगों को हंसाएंगे। तो पहले मैं कॉमेडी वीडियो बनाया करता था, इसका नाम था शेख चिल्ली। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज एक बार छोड़ दो मुझे, ये तो तेरे को पहले सोचना चाहिए था। गलती हो गई यार, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मरना तो पड़ेगा। रोज़ सुबह मेरा यही काम था, मेरी वाइफ और मिलकर बनाते थे कि लोग सुबह मॉर्निंग में चाय के साथ साथ वो एक हंसी की 30 सेकंड की वीडियो मिल जाए। तो उन दिनों बाल, लॉकडाउन था तो बाल बढ़ने लगे,
तो अच्छे लगने लगे वो धीरे सभी को कि अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि बचपन में मेरे मम्मी ने मेरे बाल बड़े कर रखे थे, मैं 2 जूड़े बांधती थी, मेरे कर्ली हेयर थे, तो वही मम्मी को फिर से लुक लगने लगा, मम्मी ने कहा मत कटा, अच्छा लग रहा है। बचपन से ही शौकीन थे आप लंबे बालों के। हाँ नहीं, मम्मी रखती थी पहले, जब मैंने होश संभाला तो मुझे छोटे ही मिले। तो लॉकडाउन के बाद जब बड़े वो बाल तो अच्छे लगने लगे, इसको भी अच्छे लगने लगे, मेरी वाइफ को। तो उसके बाद उन सबने कहा रहने दो, और मुझे भी अच्छा लगना, वीडियो में काम कर रहा हूँ, थोड़ा यूनिक लुक आएगा। करते 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 पीछे जटाएं बनना शुरू हो गई, बालों में फंस गए वाले दूसरे में, क्योंकि मेरे कर्ली हेयर थे, तो उन्हें जटाओं का एक रूप ले लिया। फिर मैं जब हम लोग डिवोशनल वाले गाने में आना शुरू हुए, तो फिर तो मैंने कहा मैं बिल्कुल ही नहीं कटाऊंगा। फिर मैं दिल्ली आके इन बालों को मैंने स्ट्रेच करवाया, अलग अलग करवा के बढ़िया करके बनवाए। मैंने कहा अब जब रूप लेना ही है तो पूरी तरह से यूनिक लुक लेंगे, और ये महादेव की कृपा कह लीजिए आप, जो ऐसे थे। बहुत यूनिक अटायर है आपका, इतना इंप्रेसिंग है, अट्रैक्ट कर रहा है हमें देख के कि मतलब कुछ अलग सा है जो दूर से ही चमकता रहता है कि मतलब इतनी तो फिर अच्छी हमने बात। सोचा कि मैम जैसे आपने पूछा ना कितनी मेहनत लगती है, क्या लगता है, कि मैंने कहा कि जो भी लगे तकलीफ, ऐसा नहीं है कि जटाओं में तकलीफ नहीं होती, जो साधु संत उनको बहुत वो बांध के रखते हैं, विभूति लगा के रखते हैं, ठीक है, और मेरे को प्रोग्राम करने पड़ते हैं, शूट करने पड़ते हैं, तो हम इतना नहीं कर सकते, क्योंकि वो डस्टी रहेंगे तो फिर हम प्रोग्राम में अच्छा नहीं लगेगा, वो शूटिंग में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग केयर करते हैं बहुत ज़्यादा, पेन भी होता है, लेकिन सब उनकी कृपा है, सब उन पर छोड़ दिया। अगर उन्होंने दिया है तो उन्हीं को मैं समर्पित हूँ। स्कूल लाइफ में आप डांसर थे, हाँ जी, हाँ वो जी मिमिक्री आपने करी जी। तो उसके बाद से लॉकडाउन में ठीक है आप सिंगिंग के तौर पर आए, हाँ उससे जी। बीच का जो सफर रहा आपने कैसे तय किया, आपको कैसे खुद पे यकीन हुआ, खुद पे बिलीव हुआ कि हाँ मैं एक सिंगर बन सकता हूँ? देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब बचपन का खेल था मेरा, अच्छा, कि एक्टिंग करनी है, डांस करना है, सिंगिंग करनी है, मतलब म्यूजिक मुझे बहुत भाता था। कभी कभी बिन बुलाए शादी में चले जाता था, डीजे बजता था कि डांस करने का मौका मिलेगा, कुछ गाने का मौका मिलेगा। हाँ, मैंने ये बताना भूल गया कि मैंने कई साल डीजे ही प्ले किया है। मतलब जैसे ज़्यादा अच्छी फैमिली से नहीं थे, मिडिल क्लास थे हम लोग, तो हमारे घर में मम्मी से ये पूछा, हमारे घर में शादियाँ होती हैं तो वहाँ डीजे क्यों नहीं लगता है सब, और शादी इतने दिन में होती क्यों नहीं है? तो डीजे का इतना शौक था, म्यूजिक का इतना शौक था कि मैं लोगों की शादी बिना बुलाए चले आया करता था, और खाता कुछ नहीं था, पर डांस करके आया था उनका मनोरंजन करके। तो फिर मैंने कहा डीजे बजाता हूँ, कम से कम नाचने को मिलेगा फ्री में। तो डीजे बजाना शुरू करा, और डीजे बजाते बजाते वहाँ डांस भी कर देता था फ्री में। तो लोग कहते थे डीजे के साथ फ्री आया है डांसर, तो वो भी शौक था। तो वहीं से ये अंदर चलता गया, लेकिन घर की जिम्मेदारियाँ थी, मैं घर का इकलौता हूँ और छोटा हूँ सबसे, तो फिर जॉब करनी पड़ी, पढ़ाई करनी पड़ी। फिर जॉब में निकल गया, दिल्ली आया, 1-1.5 साल यहाँ जॉब करी मारुति सुजुकी में। लेकिन मेरी मम्मी मेरे बिना नहीं रह पाती, वो बीमार पड़ गए, तो मुझे वापस घर जाना पड़ा। वहाँ जाके मम्मी ने कहा बेटा जो करना है मेरी आंखों को सामने रखे कर। तब मैंने फिर बिजनेस स्टार्ट किया अपना, छोटा सा पहले एक साइबर कैफे खोला कंप्यूटर का, फिर धीरे धीरे उसको बड़ा किया, सेल सर्विस का खोला, और फिर करते 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 मैं पढ़ाने लगा बच्चों को, टैली कंप्यूटर वगैरह सब कुछ, और हार्डवेयर नेटवर्किंग पढ़ाने लगा। करते 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 फिर 1-2 साल बाद फिर लॉकडाउन लग गया। मतलब पढ़ाई में अच्छे मजबूत थे आप? नहीं, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा मजबूत नहीं था। तो देखिए मजबूत नहीं, देखिए कहते हैं ना, जब आपको करियर की फिक्र होती है तो जो काम आपको नहीं आता वो भी आप सीख लेते हैं जल्दीबाजी में। लेकिन स्कूल टाइम पे मैं, हाँ, जब आप जॉब करते हैं, आपको करियर के लिए कुछ करना होता है तो आप टीचर की तरह सीखते हैं, जबकि स्कूल में आप स्टूडेंट की तरह सीखते हैं। बड़े हो गए। मैं यहाँ पे ना आपको रोकना चाहिए, बिना कोई सवाल पूछे हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोई अपना फेमस गाना, जैसे नंदी जो आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले, वो आप एक बार गा के हमें सुनाएं, क्योंकि मैं ना एक्टिवेट नहीं हो पा रही हूँ, मुझे ना सुनने का थोड़ा सा वो हो रहा है एक्साइटमेंट कि एक बार आपका कोई गाना सुने। चलिए मैं आपको अपना लेटेस्ट ही गाना सुनाते हैं, जो अभी गुरुजी के चैनल पे भी आया है, और वो मैं बहुत गुनगुनाता हूँ, और उस गाने में लाइव शो में तो बहुत लोग झूमते हैं। चलिए उसकी मैं आपको दुल्हन सुनाता हूँ। भोले को कैसे मनाऊं रे, भोले को कैसे मनाऊं रे, ओ मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, तुझ पे मैं वारी वारी जाऊं रे, ओ मेरा भोला न माने। जय शिव शंभू। बहुत ही शेखर जी, मुझे ये गाना सुन के बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं पहले भी सुन रही थी, जब पता चला कि आप आ रहे हैं तो आपके सारे भजन मैंने सुने। और मुझे ये पूछना है आपसे, क्योंकि आपके जो हर भजन, जो भी भजन होता है, जो भी गाने होते हैं, हर में कोई ना कोई मैसेज होता है, एक स्टोरी होती है। तो उसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस रहता है? क्या आप लोगों को कोई सीख देना चाहते हैं? ऐसा क्यों बनाते हैं? देखिए मैम, एक होता ना कि अगर आप किसी को देख के सीखोगे तो आप उसके तरह बनोगे। हमारा क्या था, हम देख के नहीं सीख पाते थे, क्योंकि इतनी चीज़ सीखनी थी तो टाइम नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्टिंग का शौक था और डांस का शौक था, सिंगिंग बाद में स्टार्ट करी। तो
अगर कोई बंदा सिंगर बनता है तो वो शुरू से सिंगिंग में मेहनत करता है, कोई एक्टर बनता तो एक्टिंग में। हमारे साथ तीनों चल रहे थे, 3 नाव में सवार थे। जबकि लोग कहते हैं 3 नाव में सवार होगे तो गिर जाओगे, लेकिन मेरा क्या था, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, टैली कर लूँ, कंप्यूटर बन जाऊँ, ये डांस कर लूँ, जोकर बन जाऊँ, मिमिक्री कर लूँ, सब कुछ कर रहा था। तो वो थोड़ा थोड़ा पार्ट ना सब चीज़ का आया। जब मैं सिंगिंग की लाइन में आया, मैंने पहला भजन ही भोलेनाथ का गाया, उससे पहले मैंने गाना ही नहीं गाया। अच्छा, ठीक है, शिव जी का पहले ही गाना गाया। तो हमने सोचा जब हम गाना गा ही रहे तो पब्लिक क्यों सुनेगी, इतना मार्केट में इतने अच्छे सिंगर है, धुंधर साहब हैं, बहुत बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो हमें क्यों सुनेगा बंदा। तो मैंने कहा 3 चीज़ें होती हैं दुनिया में, एक जो सुन के महसूस करता है, एक देख के फील करता है, और एक फीलिंग लेता है इसी गाने में भी। तो हमने कहा तीनों चीज़ डालेंगे, स्टोरी डालेंगे, वीडियो ऐसे बनाएंगे कि भजन बनते हैं तो लोग जैसे किसी मूर्ति के सामने बनते हैं, सिंग के लिप सिंग के बनते हैं, हमने कहा हम स्टोरी का बनाएंगे। अच्छा। ताकि यूथ जुड़े। हमारा यूथ जैसे अब जो भटक चुका है, जो नशों की तरफ जा चुका है, थोड़ा मॉडर्निटी आए, थोड़ा अगर वो नहीं सुन रहा है ना तो एक बार वीडियो देख ले, क्या पता देख के इंटरेस्ट आ जाए। शेखर जी, लेकिन भोलेनाथ ही क्यों, मतलब आपने और भी भगवानों के गाने गाए हैं, हाँ जी, लेकिन भोलेनाथ कॉमन है सारे गानों में, ऐसा क्यों, ये मैं जानना। मैम देखो, शिव जी से तो हमारा पुराना कनेक्शन है। मेरी मम्मी, हमारे घर में सब लोग बहुत डेवोटी हैं, उनके बहुत भक्त हैं, और मैं भी बचपन शुरू से शिव भक्त रहा हूँ, और मेरा नाम भी उन्होंने शेखर रखा, शशांक शेखर शिव जी का एक नाम है। तो अभी मेरे घर वाले बचपन से उन्हीं का, तो मैं भक्ति उन्हीं की बहुत करता हूँ। तो ये अटायर लुक मतलब सब इंस्पायर्ड है। और जबकि ये तो देखो सिंगिंग का पार्ट तो बात की बात है, जो मैंने बाद में स्टार्ट किया, उससे पहले भी ऐसा नहीं है। हमने शिव जी से रिलेटिव शादी से, मेरी शादी शिवा वेंकट हॉल में ही करी हमने, है ना, और शिव पार्वती का ही गेटअप बना के हमने शादी कर दी हमने। मैं आऊंगा इस वाले क्वेश्चन पे, लेकिन पहले मैं अभी सिंगिंग पे ही आपके साथ। जी बिल्कुल। देखिए, सिंगर आप बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, आपकी आवाज़ के लोग कायल हैं, सब कुछ है, एक मैसेज आपका बिल्कुल क्लियर रहता है, लेकिन जो सिंगिंग का सफ़र रहा, हाँ जी, किससे सीखा, कौन आइडल रहा आपका, या खुद से ही सब कुछ करा? सर मैं तो ये कहूँगा, जब पड़ी सर पे, जब सब कुछ बिजनेस बंद हो गया, बिल्कुल जिम्मेदारियां भी थी आपकी। हाँ, एक और चीज़ ऐड करूँगा, आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले जब बात डिस्कशन कर रहे थे कि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, बहन की शादी भी करना, सब कुछ करना था। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे डैडी ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर, आज भी अभी भी काम कर रहे हैं। वो 2 साल लगभग रह गए हैं लालकुआ में, हमारे वहाँ सेंचुरी पल्प एंड पेपर है, वहाँ ट्रक ड्राइवर है। तो इतनी खास कंडीशन नहीं थी घर की जी। तो अब जिसके घर में एक ही बंदा होता है, एक ही लड़का होता है, और पिता बड़ी मेहनत करता, तो वो बच्चा छोटी उम्र में जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है। हाँ जी, तो जिम्मेदारी मैंने बचपन से ले ली थी। मैंने 9-10 साल की उम्र से छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था। जैसे अब मैं अंदर की बात बताऊँ, मैंने डॉक्टर की कंपाउंड्री करी 1-1.5 साल, फिर टेलर की दुकान में जाकर बैठा 1-1.5 साल, पेंटिंग का शौक था मुझे, चित्र बनाने का, दीवारों पे भगवानों की फोटो बनाता था, शिव जी की, पार्वती की, तो वो भी किया मैंने। और उसके साथ साथ मैंने कहा ना, स्टेज शो, जोकर बन गया तो वहाँ से कुछ पैसे मिल गए, डीजे बजा के रात में, पढ़ाई भी करते हैं साथ साथ ही, मतलब बैठना नहीं है। तो तब से ही ये सब चीज़ चल रहा था दिमाग में कि करना तो है ही, मेहनत करनी है। कभी ऐसा लगा कि स्ट्रगल इतना हो रहा, लाइफ में चुनौतियाँ इतनी आ रही हैं कि बस मुझसे नहीं होगा, कभी हार मानने की कोशिश करी? देखिए मैं हार, ऐसा देखो कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, सब कहने की बात है, वो तो सबको ही है, लेकिन माँ थी एक, और मैं इकलौता था। अगर मैं ही थक जाता था, वो और मेरे से पहले वो गिर जाते थे, तो उनके सामने बस बाहर कितनी भी तकलीफ है, घर में अगर मम्मी मजा आ गया, जॉब लगने वाली मेरी, अब देखना आपको ऐसा करके दिखाऊंगा। मैं कहा हाँ बेटा करेगा। मैंने कहा मम्मी देखना ऐसा करके दिखाऊंगा आपको, मैं आपके बुढ़ापे से पहले मैं आपको नया घर बना के दिखाऊंगा, मैं अपनी शादी से पहले नया घर बनाऊंगा। सब वादे कर रखे थे घर वालों से, लेकिन वो निभाए। हौसले बुलंद थे इसलिए उड़ान आपने। बिल्कुल। इतनी देर से ना मैं एक चीज़ आपको कमेंट सुन रही हूँ, मेरी पत्नी। तो मेरा सवाल अब अगला यही है आपसे कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक लेडी लक होती है, तो क्या आपके जीवन में भी आपकी पत्नी ने ही वो रोल अदा किया? जी बिल्कुल, ये तो मैं कोई दो राय नहीं है। देखो वाइफ का तो मैंने आपको ऑफलाइन ही बताया था कि सारा, देखो आज भी मेरी मम्मी ना शादी के बाद से, देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ससुराल में होता है कि बेटा बहू आएगी तो बहू घर पे रहेगी, बेटा बाहर काम करेगा, लेकिन मेरी माँ ने पहले दिन से ही बोल दिया था, जहाँ जहाँ जाएगा इसके पीछे पीछे लगे रहना, छोड़ना नहीं है। इवन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये वॉशरूम में बस अकेले जान देती है, उसके अलावा तो हर जगह साथ में रहती है। तो पहली बार प्यार कब हुआ? प्यार तो है ही, देखो धर्मपत्नी है तो बोलना ही पड़ेगा, प्यार तो रहता ही है हमेशा। नहीं, धर्मपत्नी से पहले एक लाइफ, हाँ धर्मपत्नी से पहले ऐसे प्यार है, प्यार है, मतलब प्यार में हुआ था। आप ये बोल सकते हैं कि प्यार था, क्योंकि अगर सुनेंगी तो फिर बाद में खाना हो हाँ ये होता था, खाने में दिक्कत हो जाए, क्योंकि मेरा सारा सामान, और जब हमारी जो बुकिंग्स है, ये मैनेजर भी नहीं रखते, मैंने आपको बताया ना, मैनेजर भी हम लोगों ने नहीं रखा था, कहते सब मैं मैनेज करूंगी सारा, जितनी कॉल्स है, लाइव शो वगैरह, जितने भी बुकिंग्स वगैरह होती है हमारी, जितनी शूटिंग वगैरह होती है, सब मैनेज करती है। अब सर पत्नियां तो ऑलराउंडर होती हैं, हाँ घर संभालती हैं। नहीं मैम, एक तो होता है ऑलराउंडर, एक हमारे, इसके मैं अलग से बात करना चाहूंगा अपनी वाइफ की। हमने जब इसके बाद स्टार्ट किया था ना, इस वीडियो की लाइन स्टार्ट कर दी, तो सबसे पहले हमारे पास कैमरामैन नहीं था,
तो इसने कैमरा चलाया मेरी वाइफ ने हाथ में, जी जैसे अभी तो ट्राइपॉड वगैरह भी हैं, उसमें हमारे पास ट्राइपॉड भी नहीं था। हैंडी हमने एक छोटा सा कैमरा लिया था DSLR 200D, ये हाथ से चलाते थे जूम लेंस, और मैं एक्टिंग करता था और मैं उसको देखता था। हम 2 शूटिंग में निकल जाते थे ओके और पूरी वीडियो बना के आ जाते थे। हमारी एक वीडियो है मैं भोला पर्वत का तो रानी महिला की, जो 100 मिलियन से ऊपर 140 मिलियन, जी वो इन्होंने ही शूट करी थी। और वो दो भी लाइनें भी मैं सुनूंगा। हाँ जी बिल्कुल, तो वो वीडियो भी इन्होंने पूरी पूरी अपने हाथ से शूट करी है वो जी वीडियो। और बहुत बड़ा हाथ रहा है आपकी कामयाबी के जी पीछे बिल्कुल आपकी बिल्कुल वाइफ का। बिल्कुल। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी मोहब्बत की इनके साथ? सर वो टीनेज में हो गई थी और क्या कहते हैं, इनके भैया के पास गया था मैंने कहा मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। डर नहीं लगा? डर तो मुझे मैं चाहता था ना बचपन से, मेरे की मम्मी की फिक्र थी मुझे। मैं चाहता था कि मेरे घर में लड़की कोई भी आए तो ऐसा ना है कि वो झगड़ा वगड़ा, तो कॉमन चीज़ें होती हैं, सास बहू में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में। मैं चाहता मेरे को एक ऐसी वाइफ आए जो मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को इतना प्यार कर दे कि मैं ज़िंदगी धन्य हो जाए। हाँ, और सबसे सुकून मुझे यहाँ से मिल जाए। तो महादेव ने वो सुनी और मुझे इसमें दिखा वो चीज़। अभी कभी मुझसे पूछती है कि मेरे से शादी क्यों करी, आपको तो कोई और ही मिल जाता। तो मैंने कहा तुझे क्या बताऊँ इसमें क्या दिखा मुझे, और जो दिखा। ये बात तो माननी पड़ेगी यार अंशिका हमें भी कि अगर पत्नी और अगर ये माँ की बन जाती है तो पति की तो जान ही हो जाती है। कुंडली इनकी मिलाना चाहिए। बिल्कुल। शेखर जी, इसी से संबंधित एक और मेरा सवाल है कि जैसे शादी तो आपकी हो गई है, लेकिन पसंद तो आपको बहुत लड़कियां भी करती होंगी, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़की ने आपको प्रपोज किया हो और वाइफ आपकी वहीं पर खड़ी हो तो आपने देखा हो कि आप क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए कहते हैं ना जो कलाकार लड़के होते हैं उन्हें बहुत लड़कियां पसंद करती हैं, और जो खासकर डांस करता हो और एक्टिंग करता हो और गिटार विटार प्ले करता हो तो उस पर थोड़ा लड़कियां मतलब ज़्यादा अच्छा मानती हैं उसको, मानती थी नो डाउट। और कई तो इसके पास आती थी। जवाब सोच समझ के दीजिए, हाँ जी, पॉडकास्ट वो भी देख रही हैं। जी जी, अब वो देख रही होंगी जहाँ कहीं है, बेचारे वो पछताती हैं, ऐसा नहीं है। आज भी फोन आता है, कहती हैं अच्छी जिंदगी जी रहे हो। अब वो उस जगह सौम्या की जगह हम होते, वही मैं कहता हूँ बातें ठुकरा के मेरा प्यार अब यह है, कई सारी लड़कियों का फोन इसको भी आया था। जी। और इवन कई लड़कियां तो ऐसी थी जो जब ये पढ़ाती थी इसके ऑफिस में जाके उसको कहती थी कि नहीं जी इसको छोड़ो, ये मेरा है। तो ये कहती थी वो तो वक्त बताएगा जी, आपका है तो आप ले जाओ। मैं तो जबकि इसने मुझसे नहीं कहा था शादी के लिए, मैंने इससे कहा था कि अच्छा। मैंने कहा ना मुझको इसमें दिखा कि ये मेरी वाइफ के लिए, मेरी फैमिली के लिए सुटेबल है, मेरी जिंदगी से अच्छी कर सकती है। लड़कियां और थी, एक अच्छे पुरुष की नज़र होती है कि ये लड़की मेरे लिए बनी है, चाहे वो कैसी भी हो। अगर उसको दिख रहा है ना, उसमें अपना फ्यूचर दिख रहा है तो वो बस लड़के को दिखता है, मुझे ऐसा लगता है। लड़के को पहले ही मालूम पड़ जाता है कि लड़की मेरे लायक है या नहीं है, मेरी फैमिली के लायक है। तो मैं तो अपनी सोचता नहीं था, मैं अपने घर वालों को सोचता था। मैंने कहा मेरी मम्मी की और इसकी और मेरी फैमिली को मैनेज कर लेगी तो मुझे दिखा। मैंने कहा ये लड़की है। जीवन सफल हो जाता है। अब मेरा ना सवाल एक थोड़ा सा अलग है इससे कि जैसे कि जब आपने अपनी जर्नी शुरू की थी, अभी तो आपको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता होगा कि अच्छा एक गाना गया अब दूसरा बनाते हैं, लेकिन उस टाइम पर मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग से ही सब लोग पसंद करने लगते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो वहाँ पर उस समय आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? देखिए हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, सच बताऊँ तो। क्योंकि मैंने कहा ना दुनिया में कंपटीशन इतना है, इतनी मार्केट में लोग हैं, और जो बचपन से सीखे हुए हैं वो इतने अच्छे जो दूर पहुँचे हुए हैं लोग, तो हम तो कि सीखे भी नहीं है, खुद ही से घर से गाते गाते गवाए बन गए, महादेव ने बनाया जो भी है, और एक्टिंग भी खुद ही कर रहे हैं। तो हमें ये था कि फैमिली देखे बस ये और मैं डांस करेंगे, कहीं शादी में कपल बन के चले गए। तो मतलब फैमिली में हमें ये था कि मेरी वाइफ को और मुझे कि हम लोग फैमिली में कहीं जाएं तो लोग हमें तारीफ करें, वो शेखर चीनू कितने बढ़िया डांस कर रहे हैं, शेखर सोम्य कितने बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, शादी में जा रहे हैं मेहमानों को छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं। वो चला था म्यूजिकली टिकटॉक, छोटी छोटी वीडियो में लिपसिंग की बनाती, कॉमेडी, फिर मैंने शेख चिल्ली की कॉमेडी करते थे। इतने में बस खुश थे कि हमारे फैमिली देख ले और फ्रेंड्स सर्कल में लोग देख लें। धीरे धीरे लोगों ने उसे शेयर करना शुरू करा, लोग बढ़ता गया, वो पब्लिक बढ़ते चले गई, फिर यूट्यूब चैनल खोला, सब्सक्राइबर बढ़ते चले गए। जब लोगों का प्यार मिलने लगा तो फिर अब ये मिलियंस में व्यूज है। इनफैक्ट सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि अभी आपके इंस्टाग्राम पे 375K के अराउंड फॉलोअर्स है, तो उसमें से डेली कोई ना कोई कमेंट करते रहता है आपकी वीडियो पे। तो एक कमेंट था जो मैंने नोटिस किया, आपका एक बोले बारात वाली जो सॉन्ग है अभी रिसेंट जो आई थी कुछ टाइम पहले, तो एक कमेंट आया था वहाँ पे, एक यूजर ने लिखा सर जब भोलेनाथ की बारात निकलेगी तो मुझे भी जरूर लेके चलिएगा अपने साथ। तो मैं चाहूंगी इस पर आप अपना टेक जरूर दें कि उस यूजर को समझ में आए कि मतलब ये जो बारात वाली जो फीलिंग थी ये कैसे जनरेट हुई आपके अंदर में। देखिए एक वीडियो हमने 3 साल पहले बनाया था जी भोलेनाथ की शादी जी जो हंसराज जी हैं उनके गाने पे, तो ऑडियो उनका था और वीडियो हमारा था, उसका रॉ मेरे पास था।
तो मुझे इस शिवरात्रि में कुछ ऐसा ही गाना बनाता था कि शिव जी की बारात, भोलेनाथ की बारात। तो मेरे पास डेटा था पहले से, वो वीडियो हम डाल नहीं पाए थे, जो उनके गाने पे बनी थी वीडियो हम डाल नहीं पाए थे, रिलीज नहीं कर पाते क्योंकि ऑडियो में कॉपीराइट था। तो मैंने कहा क्यों ना जब वीडियो बन चुकी है तो मैं ऐसा ही कुछ गाना लिखूं जो वीडियो में, स्टोरी तो मेरे पास है ही, तो शब्द उससे मिलते जुलते हों वीडियो के हिसाब से। तो उसके हिसाब से मेरे दिमाग में आया कि जब शिव जी, उसमें मैंने शिव जी का किरदार ही मैंने खुद ही निभाया, और हमारे स्टूडेंट थी मेघा, उसने पार्वती का किरदार निभाया 3 साल पहले। तो फिर हमने उसी के हिसाब से पूरी उसकी स्टोरी जनरेट करी, जो जो उसमें शॉर्ट लिए गए थे वो सब लिए, और भोलेनाथ की पूरी बारात का एक पूरा गाना ही बना दिया। और माहौल भी वही था शिवरात्रि का। जी बिल्कुल। तो शेखर जी, क्या अब इसी लीग पर रहने का प्लान है, भजन ही गाएंगे, या फिर बॉलीवुड में अगर ऑफर आता है बॉलीवुड से डेब्यू कर सकते हैं भजन, या फिर उनके लिए गाने गाएंगे, क्या सोचा है आगे के? हाँ जी मैम, देखिए चाहे बॉलीवुड से आया चाहे कहीं से भी, हमें एक वेब सीरीज का ऑफर भी आया था अघोरी, लेकिन उन्होंने कहा 6 महीने तक हमारे साथ ही काम करेंगे, फिर आप अपने चैनल पे नहीं कर सकते उन दिनों। तो हमने वो भी छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अगर हमें पब्लिक ने प्यार दिया है, जो हमारे फॉलोवर हैं, जो जुड़े हैं, जो शिव भक्त हैं, जो इन लोगों ने प्यार दिया है, तो मैं उनके लिए काम नहीं छोड़ सकता। हम अपने लाइव शो भी कैंसिल कर देते हैं अगर हमारा जिन शूट होता है, क्योंकि चैनल ने हमें बनाया है, तो वहाँ कंटेंट पढ़ना जरूरी है, वहाँ सॉन्ग आना जरूरी है। अगर बॉलीवुड से भी कोई ऐसा ऑफर आता है ना, तो वहाँ भी हम कहेंगे भक्ति ही देंगे, चाहे आप कुछ भी लें। तो आप भक्ति के अलावा कौन से ऐसे सिंगर हैं बॉलीवुड के जिन्हें आप सुनना पसंद करते हैं? पीयूष मिश्रा जी, हाँ, और किशोरदा, अरिजीत सिंह और सोनू निगम, हाँ ये भी अच्छे लगते हैं। इनमें से कौन? मैं इनको दोनों ऐसे नहीं कह पाऊंगा, दोनों अच्छे लगते हैं मुझे, दोनों का अपना अपना जोन है। दोनों मतलब दोनों अपने अपने फील्ड में मतलब उस्ताद हैं जी। हाँ, दोनों की आवाज में मतलब अलग। अगर आप अरिजीत सिंह का कोई गाना हम आपसे सुनना चाहें आपकी आवाज सर में? मैं तो भक्ति गाता हूँ, भक्ति आप कुछ भी सुन लीजिए। सिर्फ 2 लाइन कोई भी गाना। मैं हिंदी गाने तो सच बताऊँ मैं बहुत कम ही गाता हूँ। हिंदी गाने जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जो आप गुनगुनाते हो हमेशा, आपको लगता है? या फिर आप वो गाना भी गा सकते हैं जिसको देखकर आपने पहली अपनी बार वाइफ को मोहब्बत का देखा इजहार था, किया हो। और हाँ बिल्कुल पहली बार मोहब्बत का इजहार किया हो अपनी दिल में जब पत्नी से। घंटी बजी थी। इसको देख के घंटी में नहीं कौन से गाने से बजी थी, आपको याद भी नहीं है। जो भी अभी उनके लिए जो फीलिंग आती हो किसी गाने को सुन के, क्या यार ये तो मेरी बीवी के लिए ही है, ऐसा कोई गाना? हिंदी गाने का मैं सोचता हूँ हम लोग इतना दूर हो गए ना कि अब मुझे सोचना पड़ रहा है कि कौन सा हिंदी वाला गाना गा सकते हैं। कोई नहीं, भक्ति का ही गा दीजिए। चलिए शिव जी का कोई एक और गाना मैं आपसे सुनना चाहूंगा जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा आपको पसंद आ रहा है। चलिए, हमारा ये गाना 6 महीने पहले रिलीज किया था हमने। बाबा लागी लगन है तेरे नाम की, ऐसी लागी लगन है तेरे नाम की, कोई पागल बुलाए तो मैं क्या करूं, ओ ऐसी लागी लगन है तेरे नाम की, कोई पागल बुलाए तो मैं क्या करूं। बहुत सुंदर। सच में बहुत मजा आ रहा, गूज़बम्प्स हो जाते हैं एकदम से। मतलब और इतनी सुरीली आवाज है आपकी कि मतलब मैम बैठे भी शुगर क्या है कल रात जी। और 5 बजे सोए सुबह, थकावट। हाँ अभी भी देखो बालों में तो फूल नहीं हटे हैं। झारखंड में शो किया, फिर ट्रैवल किया, फिर गुरुजी के साथ उठ के यहाँ आ गए सीधे। अभी बीच में आपने बात करी थी नशे को लेकर कि आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोग नशे से, जो आज की यूथ है वो दूर रहे। हाँ जी, हाँ जी। और शिव जी को जो हम देखते हैं तो अधिकतर लोग ना उनको नशे से जोड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यूथ जो नशा, शिव जी का भक्त खुद को मानते हैं और वो फिर नशे की तरफ जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी एक वीडियो आई थी, नशे के ऊपर बहुत गाने बनते हैं शिव जी के, हाँ। ठीक है, चिलम विलम सब चीज़ों को लेके ना, तो मैंने भी ऐसा सॉन्ग बनाया ताकि लोग जानबूझ के देखें उसे। उसका नाम रखा भोलेनाथ की चिलम जी। उसमें मैंने किरदार किया एक नशेड़ी का। हाँ। लेकिन जिन्होंने उसको आधा देखा वो समझ नहीं पाया, उन्होंने कहा, मुझे कमेंट खराब कमेंट भी किए कि आपको हम फॉलो करते हैं, आप ऐसी ऐसी वीडियो बना रहे हैं, शिव जी को नशे से जोड़ रहे हैं। लेकिन जो मैंने कहा ना, हम हर वीडियो में मैसेज देते हैं, जैसे मैम ने पूछा था, तो जिसने एंड तक देखा वो समझा होगा कि मैंने उसमें नशेड़ी किरदार निभाया था, और एंड में दिखाया गया था नशे के चक्कर में वो बंदा आपा खो जाता है और वो जाके खाई से नीचे गिर जाता है। जी। तो मैं ये मैसेज था कि अगर आप शिव जी के नाम पे नशा कर रहे हो तो आपने जीवन खो रहे हो, आप नर्क में जा रहे हो, मरने के कगार में जा रहे हो, आप गिर रहे हो, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने चीज़ें खराब हो रही है, जो मानसिकता लोगों की खराब होती जा रही है, आजकल वायलेंस फैल रहा है, वो नशे की वजह से फैल रहा है। और शिव जी ने विष पिया था, आप विष पी लो, विष पी लो, आप नशा, आप लोग कहते हैं शिव जी ने नशा किया था, उन्होंने तो विष भी तो पिया था, आप विष पी लो, लेकिन विष क्यों नहीं पीते लोग? बिल्कुल शेखर जी, मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी कि जैसे हम आपके भजन सुनते हैं, गाने सुनते हैं, हम एनर्जाइज हो जाते हैं, बहुत अच्छा फील करने लगते हैं, एनर्जी हाई हो जाती है, तो आप अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए क्या करते हैं? आप किन के भजन सुनते हैं, खुद के ही सुनते हैं कि नहीं? और
मेरे कुछ जैसे डीनो जेम्स एक रैपर है जी जी और केदारनाथ मूवी के गाने अच्छा जी जिसमें सुशांत राजपूत था वो मुझे जी, बहुत जी, पसंद था। जी तो केदारनाथ से बड़ा जुड़ाव है। तो आग बंद करके रात में नमो नमो जी शंकर ऐसे गाने सुन के मतलब ऐसा सुबह तक एनर्जी आ जाती है। जैसे सफ़र कर रहे हैं, लाइव शो करना डर लगता है। आज भी लाइव शो में जाते वक्त स्टेज में चढ़ते हुए घबराहट होती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि धक धक होता है, पब्लिक होती है। जब वो स्पीकर की आवाज़ कान में आती है कि कैसा परफॉर्म होगा, अच्छा कर पाऊंगा नहीं, पब्लिक को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि हर बार क्या होता है अलग तरह की ऑडियंस होती है। जी कुछ बैठने वाली होती है, कुछ झूमने वाली होती है। अभी गीता कलो ने दिल्ली में प्रोग्राम किया, बहुत दिव्य प्रोग्राम हुआ, पूरी रात पब्लिक नाची है, जी। तो अच्छा लगा। आप प्रोग्राम में ना अपने गुरुजी की बात कर रहे थे। हाँ जी मैं आपके गुरुजी के बारे में भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल उनका भी रहा है, जी। तो उनके बारे में बताएं। गौरव शर्मा जी बड़े भाई हैं जिनको मैं गुरुजी कहता हूँ। जी इनसे 6 महीने पहले मिला मैं, इनका कॉल आया था तब इन्होंने मुझे बताया। मैंने इनको हंसराज जी की वीडियो में भी देखा था, जी तो मैं पहचान गया इनको तुरंत। मैंने कहा हाँ जी। तो इन्होंने कहा आप आके मिलिए, जी हम लोग बैठ कर कुछ प्लान करते हैं। जी तो मुझे आर्टिस्ट और क्या कहते हैं ये महात्मा लोग बहुत पसंद है। जी तो मैं इनसे तुरंत जाके मिला। कुछ दिनों बाद जब मैं दिल्ली गया तो पहले उनके पास गया, इनसे मिला और इनके साथ मिलके ही इनका ही हो गया। वाह अब मैं दिल्ली आता हूँ, पहले दिल्ली मुझे डर लगता था दिल्ली आने में, इसको भी डर लगता है क्योंकि कभी कभी अब हम लोग अकेले निकल जाते हैं जी और बस छोटे छोटे दिखते हैं, हाइट में भी छोटे हैं, बच्चे लगते हैं। कई लोग तो सोचते हैं कि पति पत्नी है भी नहीं है, ये बाबा है यानी क्या है, तो लोग छेड़ते हैं पीछे से। अब दिल्ली में आप यहाँ का माहौल बहुत तेज है, हम लोग उत्तराखंड से हैं, पहाड़ से हैं, तो हम लोग थोड़ा सीधे साधे भोले भाले से हैं, सीधे धीरे चलने वाले लोग हैं। यहाँ हर जगह ट्रैफिक इतना तो घबरा जाते थे। आज दिल्ली आके लगता है गुरु जी का सीधे पहुंच जाते हैं। गुरु जी सीधे कहते हैं घर पे आओ, बस हम माता जी के दर्शन करते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, गुरु जी के दर्शन करते हैं, सब दूर हो जाता बहुत है। सुंदर। शेखर जी यहाँ पे एक मेरा सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले हम यूथ की बात कर रहे थे। अब बहुत सारे ऐसे यूथ है, जैसे आप भी इतने क्रिएटिव थे, तो अभी के जमाने में भी लोग बहुत गिटार बजाते हैं, गाना गाते हैं, कुछ आगे करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स जो आप दे सकते हैं उन्हें, जो सुन के उन्हें लगे कि हाँ एक मोटिवेशन मिला, एक इंस्पिरेशन मिला कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में आगे। देखिए मैम, जब लॉकडाउन हुआ ना, मेरा सारा बिजनेस बंद हो गया, जो हमने जितनी पूंजी लगाई थी सब बर्बाद हो गया, सभी का हुआ है। तो जब ऐसा होता है ना, जब सबका होता है तो हमें दुख कम होता है। जब अपना होता है अकेला तो दिक्कत होती है, लेकिन पूरा देश बर्बाद हो रहा था, सब पूरा पृथ्वी बर्बाद हो रही थी उस वक्त। तो उसके बाद हम इस लाइन में आए, हमारे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, तो डर खत्म हो गया कि अब तो कुछ भी करो, तो बचा ही नहीं। जब तो वीडियो की लाइन में आए तो हमने छोड़ा नहीं, हमने कहा जब धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, लॉकडाउन खुल भी गया तो घर वालों ने कहा कि अब बंद करो ये सब चीज़ें, वीडियो जाके कमाई में ध्यान दो। तो मैंने अपने घर वालों से कहा अब मजा आने लगा, क्योंकि मेरा बचपन का जो शौक था धीरे धीरे पूरा हो रहा था। तो उसे कहते हैं ना कलाकार को ऑडियंस मिल जाए, उसे पैसा ना मिले, ऑडियंस मिल जाए ना, तो उसका मतलब उसका ध्यान बस उसी में चले जाता है। तो वही था मेरे दिमाग में कि पैसा भले कम मिले लेकिन वो काम करूँ जो मुझे सुकून मिले। तो मैं करता गया, पब्लिक मिलते गए, और ऐसा नहीं है, आज महादेव की कृपा से सब कुछ है। शून्य से तो शिखर मैं तक ये कहना चाहूँगा यूथ को ना मैम कि छोड़ना नहीं है। जी अगर आपका जो शौक है ना, ये तो खाली अब जैसे होता नहीं है, आमिर भाई हैं, उनको आमिर भाई कुछ काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा यार इनकी दुकान जा चली, मैं ये वाला करता हूँ, ऐसे नहीं। आपको जो अच्छा लग रहा अपना है, एम क्लियर था। हाँ आपको जो अच्छा लग रहा है, किस दिन अभी एक बंदा वायरल हो रहा है, डॉली भाई चाय वाले, उसका देखो ना शौक, उसको चाय अब दुनिया अभी किसी का वो चाय बना के दुकान लगा लेने नहीं बनाऊंगा, लोग हंसे थे उसके हाँ हंसे थे, लेकिन उसने चाय को भी इतनी शिद्दत से बनाई कि आज वो सेलिब्रिटी है, बिल गेट्स उसके पास चाय पीने पास आए। जाके तो कहते हैं शिद्दत से कोई काम करोगे तो कामयाबी है, पूरी कायनात में। और हाँ वो सिर्फ डायलॉग नहीं है, वो रियलिटी है। और अगर कुछ पैशन में होता है, कुछ हॉबी होती है, वो अगर आप करियर में अरे ट्रांसफॉर्म करते मैम हो तो वो वहाँ समझ लीजिए उसकी स्पीड 4x हो जाती है, बिल्कुल। बल्कि 4 गुना। यही चीज मैं आपसे आपकी से ही जानूंगा आपके बारे में। जब आपने अपने शून्य से सफर की शुरुआत करी, आज आप एक शिखर पर हैं। जी ऐसी बुलंदियों पहुंचना हर किसी का सपना होता है, लोग पहुंच भी नहीं पाते, कहीं ना कहीं एक स्टॉप लग जाता है। आप पे लोग हंसे भी होंगे कि ये नहीं कर पाएगा, ये क्या कर रहा है, ये तो पागल है, तरह तरह की लोग बातें करते हैं, क्योंकि वो खुद कामयाब नहीं है तो दूसरे को देख भी नहीं पाते। तो जब आप आज शिखर पर पहुंचे तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देते हैं? मैं तो अभी भी कहता हूँ कि अच्छा लग रहा है, बस थैंक यू सो मच। क्योंकि जब रामलीला में जोकर बनता था, तो स्कूल में जब जाते थे तो जो लोग थे स्कूल के फ्रेंड, जोकर नाम रख देता, अब आते थे जोकर क्या आ रहा है। तो मेरी बचपन में बड़ी बड़ी आँख थी, तो कुछ लोग बड़ी आँख वाले मतलब ऐसे मजाक बनाते थे। जब हम वीडियोस बनाना शेख चिल्ली की स्टार्ट करे तो शेख चिल्ली ऐसे के मजाक बनाना स्टार्ट करे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने कहा कि आएगा। अभी
कहते हैं कि हमें पता था बचपन से तू बचपन में कोई कलाकार आदमी था। मैंने कहा हाँ, आपने मुझे ढूंढ पाए, मैंने ढूंढ पाया आज तक, आपने मुझे ढूंढा, बचपन में ही ढूंढ लिया था। आज वो ये कलाकारी बहुत हाँ, क्रिटिसाइज करते हैं बचपन में, तो मैं क्योंकि कह देता लगता हूँ कि हाँ, मैंने कहा ये कितनी बड़ी बात है, आपने मुझे बचपन में जान लिया था, तभी आप मुझे जोकर कहते थे, आज मैं बन गया जोकर। हाँ, जब बिल्कुल कोई शेखर सफल हो जी। जाता है तो उसके तो पीछे सभी अब लग पता है जाते मैम, एक्चुअली ना मुझे ना ये अजीब सी किरदार बचपन से पसंद है, जोकर। आपने वो नाम सुना होगा, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। हैं। जी जी जी। तो मुझे जॉनी डेप बहुत पसंद है, और जॉनी डेप को तो मैं जानता नहीं, लेकिन मैं बस वो पायरेट्स जैक स्पैरो को जानता था। अच्छा। तो मैंने कम से 4-5 साल जैक स्पैरो बन के शो किए। कई लोग कहते थे कि है कौन बंदा, मेकअप के बाद ही पहुंचता था, वैसे पहुंचते नहीं था, मैंने कहा पहचानेंगे नहीं है। तो जैक स्पैरो को बहुत रोल किया मैंने। उत्तराखंड में हमारे कई सारे होटल 31st की नाइट जो होती है, मैं जैक स्पैरो बन के बच्चों को हंसाने का काम बहुत सारा किया। तो मैं ऐसे किरदार बचपन से करता रहता था। जी शेखर जी, ऐसा कभी हुआ है कि जैसे कि अभी आप जैसे कि शो करके आ रहे हैं और अगर ट्रैवल कर रहे हैं, वापस घर जा रहे हैं, तो लोगों ने रोक लिया हो रास्ते में, अरे ये तो वही हैं, तो जो फैन मूवमेंट होता है, कभी ऐसा कुछ हुआ है, उसको लेकर हमें कुछ शेयर करें कि जब ऐसा कुछ मिलता है, कोई मिलता है, अप्रिसिएट करता है सामने से मिलकर के आप बहुत अच्छा काम करें, तब कैसा लगता है आपको? मैम ऐसा अब तो बहुत होता है खैर, लेकिन सब मुझे उस शिव रूप दिखते हैं। जब मुझे कोई भी बंदा ऐसा दिखता है कि सर आपसे फोटो चाहिए, या हम प्रोग्राम भी करते हैं तो सिक्योरिटी हमें लेके जाती है तो ये रोक देती है, कहती है धक्का मुक्की नहीं, वो ले रहा है तो लेने दो। मैं कहता हूँ कि आज मैं आपका हूँ, बिल्कुल जिसके लिए हम बचपन में तरसे हैं, जी आज वो सामने है, सही बात। तो हम क्यों छुपे? बिल्कुल। यही तो चाहते थे हम बिल्कुल। कि लोग प्यार दे हमें। आज वो प्यार दे रहे थे उनके, जो मुझे कभी दिखते हैं, कहीं बाहर भी दिखते हैं, तो मैं उनको उतना ही प्रेम देता हूँ, चाहे वो इसके माध्यम, साधना के माध्यम देख भी रहे होंगे, तो सब जानते हैं कि शेखर जिसको जहाँ जहाँ मिला दिल से गले लगाया, और बड़ा प्यार। और मुझे इतने अच्छे लगते हैं वो, जो अगर वो कहते हैं सर इतना मिलना, मैं इतना मिलेंगे, आप दिल से अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। आपको लगना चाहिए कि भाई से मिला था मैं, तो दिल खुश होना चाहिए बस। मुझे शिव रूप दिखते हैं वो, जिंदगी को करीब से आपने देखा इसलिए। वो चीज़ देखी है सर। भविष्य में शेखर जायसवाल खुद को कहाँ पर देखते हैं? मैं हमेशा शिव भक्त रहना चाहता हूँ, और ऐसे ही भोले बाबा का गुणगान करना चाहता हूँ जिंदगी आखिरी सांस तक, बस भजन गाते रहूँ बस। जी शेखर जी, तो इसी से संबंधित मेरा ये सवाल है कि जैसे कि आपने बोला कि आप आखिर तक शिव भक्त रहना चाहते हैं, शिव जी के भजन आप गाते हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, साधना के थ्रू, आपका जो अपकमिंग सॉन्ग है उसके कुछ ग्लिम्स, कुछ हिंट्स हमें दे सकते हैं, कुछ 2 लाइन हमें सुना सकते हैं? जी बिल्कुल। आने वाले अब शिव जी की तो लगातार ही हमारे प्रोजेक्ट रेडी हैं, और अपकमिंग प्रोजेक्ट बहुत सारे हम आगे कर प्लानिंग करके रखते हैं, क्योंकि लाइव शो भी होते हैं। एक सॉन्ग निकालने वाले हैं, इसका नाम है ओम नमः शिवाय। तो वो थोड़ा सा हटके बनाया इस बार, रैप में मिक्स करके, और ईडीएम म्यूजिक में, मतलब थोड़ा सा मॉडर्न म्यूजिक में। तो उसकी लाइन कुछ इस तरह से थी, ओम नमो नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमो नमः शिवाय, ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय, ओम नमो नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमो नमः शिवाय। वंडरफुल वंडरफुल। तो अभी वो रॉ है, लेकिन जब बनेगा तो अभी कंपोजिशन सही से सेट नहीं हुई। फैंस को यहाँ पे ना कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया जी, है, इस वो बार गिटार एक्साइटेड उटार हो लेके- जाएंगे अब बस। इस बार गिटार उटार लेके शिव उसको जी पूरा। के तो मैं भजन और आपसे सुनना चाहूंगा अभी ना, और एक अंतरा कुछ ऐसा थोड़ा सा जो लोगों को प्रॉपर एक अंतरा और हो जाए शिव जी का। जी एक हमारा गाना बहुत वायरल हुआ था, मुझको नंदी बना ले, जी मुझको नंदी बना ले। वो उसका पहला पार्ट ही इतना अच्छा था कि पब्लिक ने ऐसी डिमांड कर दी थी कि हमें उसका सेकंड पार्ट मजबूरी बनाना पड़ा। और दोनों पार्ट में हमने मैसेज दिया। एक में दिया था कि जो हम शादियों कार्ड वगैरह, धूप बत्ती अगरबत्ती के पैकेट होते हैं, उसमें हम देवी देवताओं की फोटो लगाते हैं, फिर रोड में फेंक देते हैं। जी तो वो ये ना कर, या तो लड़का लड़की की फोटो लगाओ, या फिर अगर कार्ड आप ले ही रहे हो, दे रहे हो, तो उसको संभाल कर रखो, मंदिर में रखो, कहीं भी रखो, फेंको मत। जी तो वो मैसेज पूरा उसमें था। सेकंड पार्ट में खाने को लेकर था कि शादियों में लोग खाना बचाते हैं और वो ऐसे फेंक देते हैं। आजकल तो प्लेट सिस्टम चल रहा है। जी जी एक बंदे ने एक प्लेट ली तो 1000 रुपए गए, खाली जमीन में फेंक दिया। तो वो खाना बर्बाद ना करें। अगर आपको खाना बच भी रहा है तो ऐसे कई भूखे हैं, उनको खाना उनको दो, उनको बांट दो। या फिर रोटी बैंक है, कई सारे अभी हमारे शहर में नेहा रोटी बैंक है, हमने वो उनको लेकर वीडियो बनाया था, क्योंकि वो लोगों की सेवा करते हैं। जो खाना बनता है बचता है तो नेहा रोटी बैंक को दे देते हैं, वो गरीबों को बांटते हैं। तो उन दोनों गानों में मैसेज था। तो उसके अंतर था जो हमने खुद ही लिखा था, इतनी अरज मोरी सुन लीजिए मेरा अंत समय जब आए, रूह मेरी यमराज नहीं भोलेनाथ ही लेने आए। इतनी अरज मोरी सुन लीजिए मेरा अंत समय जब आए,
रूह मेरी यमराज नहीं, भोलेनाथ ही लेने आए, मुझको अपना बना ले, चरणों में तू जगा दे, मोक्ष दे या सजा दे मेरे भोले, मुझको नंदी बना ले, अपना संगी बना ले, अपना बंधी बन मेरे भोले, मुझको नंदी बना ले, अपना संगी बना ले, अपना बंधी बना ले मेरे भोले। पूरा पॉडकास्ट शिव की भक्ति में लीन हो चुका है। वो लाइन है सर, एक्चुअली मुझे केदारनाथ से मिली थी कि इतनी अरज मेरी सुन लीजिए, मेरा अंत समय जब आए, यमराज हमारे में कहते हैं आत्मा को लेने आते, तो एक भक्त कह रहा है कि रूह मेरी यमराज नहीं, भोलेनाथ ही लेने आए। मतलब इतना जिद्दी है वो कि मैं यमराज के साथ नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो बाबा आपके साथ जाऊंगा। तो वो लाइन वहाँ से इंस्पायर हुई थी मुझे जी। और नंदी वाला कॉन्सेप्ट जो जैसे हमारे में कांवड़ जाते हैं, तो आजकल तो कंपटीशन बढ़ गया है कि 50 लीटर जल, 80 लीटर जल, जिसकी जो जितना बड़ा अपने आपको मतलब भक्त जो है शिव जी का भक्त जल चढ़ाना है, कांवड़ियों का अलग क्रेज है हमारे में। चलो भाई बोलो, खींच कर ले दो। तो आप जाते हैं? जी हम भी गए हैं जी। और उन दिनों तो हमें गाने बनाना पड़ता है कांवड़ियों के लिए, स्पेशल डिमांड रहती है कि गाना चाहिए जी कांवड़ियों का, तो हम धूम धड़ाके वाला गाने निकालते हैं कांवड़ियों के लिए। जैसे आप गाना गाते हैं, शिव जी का भजन गाते हैं, तो जब शिव जी की आप खुद आराधना करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो मैं चाहूंगी आप बताएं हमें। मैम देखिए, मेरे तो वैसे कर्म ही पूजा है, हमारे गानों में ही शिव जी की इतनी आराधना हो जाती है। वैसे घर का तो हमारा है ही माहौल पूरा शिव में, ठीक है। बाकी हमारे महीने में 2 गाने आने हैं शिव जी के, तो ये शिव जी ने ही दिया है कि मैं लिखता भी खुद ही हूँ, कंपोज भी खुद ही करता हूँ, और गाता भी खुद ही हूँ, और एक्ट भी उसी में करता हूँ। सुनिए, मंदिर में इस तरह के वस्त्र पहनकर ये सब करना गलत है। पर क्यों? इसमें क्या गलत है? मंदिर का अर्थ होता है मन के अंदर बसे भगवान का ध्यान लगाकर उनकी महिमा का गुणगान करना, इसलिए मर्यादा में रहकर यहाँ की पवित्रता को बरकरार रखें। तो शिव जी ही सब करा रहे हैं, यही मेरी पूरी ऑल राउंडर है मतलब। हाँ जी। इवन जो मेरी वीडियो आती है एडिटिंग में खुद ही करता हूँ, पोस्टर भी खुद ही बनाता हूँ। ये कंपोज की बात कही आपने, कंपोज करना इतना आसान तो ऑफ कोर्स नहीं होता, क्योंकि हम खुद एंकरिंग करते हैं, हम खुद अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, लिखते हैं कंटेंट। तो आप जब कंपोज करते होंगे तो अपने माइंड को रिलैक्स कैसे करते हैं ताकि आप कोई फ्रेश थॉट, कुछ नया, जैसे आपने कहा था थोड़ी देर पहले अंशिका को कि आप एक स्टोरी लाइन देते हैं हर एक सॉन्ग में, तो कैसे मोटिवेट करते हैं अपने आप को, क्या थिंकिंग होती है, क्या सोचते हैं और कैसे रिलैक्स करते हैं? देखिए मैम, हम खुद ही देवभूमि उत्तराखंड से हैं, जहाँ बाबा केदारनाथ विराजते हैं, पंच केदार वहाँ पर हैं, हमारे जागेश्वर धाम वहाँ पर है। जब भी कुछ लिखना होता है, अगर अभी कोई रिलीज हो गया नया सॉन्ग, अब नए पे मेरी वाइफ कहते हैं नए पे काम करना है, कैसे करेंगे? चलो पहाड़, 1-2 दिन रुक के आते हैं, नदी किनारे बैठते हैं, सामने पहाड़ होता है, साक्षात शिव जी दिखते हैं, जो मन में आता है आंख बंद करके वो लिखते हैं। और बाबा की कृपा है। मुझे सच बताऊं, मैंने जैसे आपको बताया, सीखा नहीं, ना कंपोज करना आता, ना लिखना आता है, लेकिन कैसे मुझे नहीं मालूम कैसे, जब मैं दूसरे दिन देखता हूँ वो लिखा हुआ होता है, मेरा कलम चलता है, वो दिमाग में आता है, और मुझे पता है वो खुद नहीं आता है, करवाने वाले वो हैं। बिल्कुल, जबकि नहीं सीखा कहीं से। आपके जीवन का सबसे यादगार लम्हा कौन सा रहा? इतने स्टेज शो आपने कर लिए, दुनिया भर के आप गाने बना चुके हैं शिव जी के ऊपर, सबसे यादगार लम्हा कौन सा है जो आप शेयर करना चाहें? हर दिन एक नया, जब हर प्रोग्राम जब करते हैं एक नया एक्सपीरियंस होता है, तो हर चीज़ यादगार रहती है। केदारनाथ का जरूर बताना चाहूँगा, वो यादगार रहा है, मतलब सपना लगता है केदारनाथ, बार बार मन करता है जाए, तो बस वो एक यादगार रहा। पैदल यात्रा करी हमने ऊपर तक, और सारा दुख दूर हो गया वहाँ जाके, वापस आए, मालूम नहीं पड़ा हम केदारनाथ के, वो यादगार हमने रहा है। शेखर जी, मेरा एक सवाल, मैं नहीं कहूँगी इसको, एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये क्योंकि जैसा कि आपने बताया, आप जो शून्य से शिखर तक बने हैं, आपकी बीवी का बहुत बड़ा हाथ रहा है उसमें, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक थैंक यू बोले, एक प्यारा सा थैंक यू जो सब लोग सुने, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना कि अपनी वाइफ को उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहूँगी कि आप उन लोगों को भी सीखते जी। देखिए, पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं, ठीक है, सभी कहते हैं ये पुराना डायलॉग है, लेकिन ये पुराना ही, मतलब कहते हैं ना, पुराना ही सदाबहार होता है, ये सच्चाई है। और जीवन में एक दूसरे को समझना है। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैंने कहा ना, हर चीज़ को समझा है। ऐसा नहीं है कि मैं मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे गुस्सा भी आता है। अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, शूट कर रहे हैं, बाल इतने बड़े हैं, चुप रहे हैं, शूट पे हैं, मैं गुस्सा भी करता हूँ, वो बड़े प्यार से मुझे हैंडल कर लेते, उसको पता है इसे किसकी चीज़ों से इसको हैंडल करा जा सकता है। और
अगर मुझे गुस्सा आता है, मैं कुछ बोलता हूँ, फिर मैं उसको सॉरी बोल के हम एक दूसरे को ऐसे छोटे बच्चे तरह मना मुने के हमारे दोनों को सेटिंग हो रखी ये काम हम इस बात में आज झगड़े हैं तो अगली बार उस बात में झगड़ा ही नहीं करेंगे, ये सोच रहे हो। ऐसे करते 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 हमने ज़िंदगी के आधे झगड़े ऐसे खत्म कर दिए। और झगड़ा वैसे होता नहीं है, झगड़ा होता है हमारा कैसे, हमें कहीं घूमने जाना है तो नहीं जा पाए तो बस छोटा मनाना हो गया, फिर चले जाते हैं। इतना झगड़ा, छोटा झगड़ा होता है वो झगड़ा। और सबसे बड़ा झगड़ा होता है इसको लेकर और मेरी वाइफ को लेकर होता है कि ये कहती है मुझे छोड़ के मत जाओ कहीं पर भी। इवन ये दुनिया की पहली वाइफ होगी जो अपने मैके में रुकना पसंद नहीं करती है। एक बार इसको मैके में मैंने छोड़ा, ये रो गई, कह रही नहीं जी मैं आप जहाँ रहोगे मैं वहाँ रहूंगी। इसके भैया कहते हैं आप शिव जी के भक्त हैं, वो आपकी भक्त हैं। ये कह सकते हैं क्योंकि इसके भैया इसकी फैमिली वाले कहते हैं तुमने ऐसा क्या खिला दिया, शादी से पहले तो ये यहाँ रहती थी, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती है मुझे। अपनी मम्मी के पास भी नहीं रह पाती, उन्हें पापा के पास नहीं रह पाती, इसको मैं चाहिए बस हर वक्त। कितने साल हो गए सर आपकी शादी को? 6 साल हो गए। और ये कहती, इसको लगता है कि अभी भी हुई है। और वैसे कहती है शेखर सर बड़ा डर लगता है, जिंदगी बहुत तेज भाग रही है। और सच में ऐसा लगता है जिंदगी अभी लगता है शादी अभी भी हुई है हमारी। जी खुशहाली का जो वक्त होता है उसका पता नहीं लगता। जी बिल्कुल। और ये पॉडकास्ट भी बहुत शानदार रहा, इसमें भी हमें वक्त का पता ही नहीं लगा। आपसे बात करी, इतना सब कुछ जाना आपके बारे में, आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, आपकी सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ। सच में बहुत शानदार पॉडकास्ट रहा। आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेखर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये पॉडकास्ट रहा शेखर जायसवाल जी के साथ, जिनकी जर्नी हमने इस पॉडकास्ट में जानी। अगले पॉडकास्ट में फिर आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक नया तो ये पॉडकास्ट रहा शेखर जायसवाल जी के साथ, जिनकी जर्नी हमने इस पॉडकास्ट में जानी। उनके बारे में आपको बताया कि आखिरकार कैसे उत्तराखंड से आया हुआ लड़का एक आज बहुत बड़ा सिंगर बना, कैसे दिल्ली में रह के काम किया, जॉब की, सब कुछ किया और अपने जीवन का आज एक नई मुकाम पर उन्होंने पहुंचाया। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर आएंगे नए गेस्टों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।